Chapter 2 Consignment Account. Consignment means sending of goods by one person to another person. जब goods भेजी जाती है एक person से दूसरे person तक, to be sold on the later on, बाद में उसी goods को बेच दिया जाता है. ठीक है, एक person दूसरे person को goods बेचता है. जो पहला person होता है जो भेजता है goods उसे कहते हैं consignor. जो ले लेता है goods उससे कहते हैं consignee. बाद में वो क्या कर दी जाती है, बेच दी जाती है. ऑन अ सो रिस्क एंड द बिहाफ ऑफ फॉर्मर. ठीक है, रिस्क वगैरह सब कुछ किसका होता है, कंसाइनर का होता है. फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, जो कंसाइनर होता है उसे कुछ मिलता है. ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्मर फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, जो कंसाइनर होता है वो गुड्स बेचता है किसके बिहाफ पर, कंसाइनर के बिहाफ पर. फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, कुछ पाने के लिए क्या मिलता है उसे इनमें इन रिटर्न कमीशन. ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है और कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है. ठीक है, द पर्सन हु सेंड द गुड्स इज कॉल्ड द कंसाइनर. द पर्सन हु सेंड द गुड इज कॉल्ड कंसाइनर. द पर्सन हु सेंड द गुड इज कॉल्ड कंसाइनर. जो पर्सन गुड्स भेजता है उसे कहते हैं कंसाइनर. The person who received the goods is called consignee. The person who received the good is called consignee. The person who received the good is called consignee. जिसको goods मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, consignee. The relationship between the consignor and the consignee is not that of the partnership, but that of the principal and agent. The relationship between the consignor and consignee is not that partnership, but that of principal and agent. कंसाइनी एंड कंसाइनर का रिलेशन पार्टनर्स की जैसे नहीं होता है, किसके जैसे होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का. द एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग टू कंसाइनर. सारा प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है, कंसाइनर का. एंड द कंसाइनी रिसीव कमीशन एज रेमुनरेशन. और कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन एज रेमुनरेशन. जैसे कि हमें सैलरी, लोगों को सैलरी वेजेस वगैरह मिलती है, यहाँ पर कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है. ठीक है, कमीशन विद 3 टाइप के होते हैं, वो आगे पढ़ रहे हैं अभी कुछ. द एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू कंसाइनर. सारा लॉस और प्रॉफिट किसका होता है, कंसाइनर का होता है. कंसाइनी को क्या मिलता है, सिर्फ कमीशन. व्हेन द गुड्स आर consigned, they send along with a document called pro forma invoice. जब गुड्स भेजी जाती है तो एक डॉक्यूमेंट भी साथ में भेजा जाता है. उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, pro forma invoice. When money is remitted by consignee, जब मनी भेजी जाती है कंसाइनी की तरफ से, it is along with a document का account sales. जब गुड्स भेजी जाती है pro forma invoice, जब मनी भेजी जाती है अकाउंट सेल. ठीक है, अभी मैंने कहा था ना कमीशन भी 3 टाइप के होते हैं. चलो देखते हैं कौन कौन से कमीशन होते हैं. कंसाइनी विल बी गिवन 3 टाइप ऑफ कमीशन. कंसाइनी को 3 तरह के कमीशन दिए जाते हैं. पहला है नॉर्मल कमीशन. कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी. वो कमीशन जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है, विच इज फिक्स्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ सेल और इनवॉइस. जो फिक्स होता है सेल पर, फिक्स होता है. ठीक है, कुछ परसेंटेज होता है सेल का, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कमीशन, जो नॉर्मली मिलता है. ओवरराइडिंग कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन देखते हैं क्या होता है. द कमीशन इज गिवन इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन. जो कमीशन नॉर्मल कमीशन से अलग से दिया जाता है उसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन. ठीक है, दिस कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनी सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस हायर देन अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस. ये ओवरराइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है, ओवरराइडिंग कमीशन इसलिए दिया जाता है जब भी कंसाइनी जो गुड्स है उसको बेचता है हायर प्राइस में, जितना उसका गुड्स का नॉर्मल प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस जितना भी होता है उस सेलिंग प्राइस से हाई प्राइस पर जब गुड्स बेचता है तो उसे क्या मिलता है, ओवरराइडिंग कमीशन. नॉर्मल कमीशन तो मिलता ही मिलता है, साथ में उसको एक एडिशनल कमीशन भी मिलता है जिसको हम टोटल क्या कह देते हैं, इन टोटल कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन. डेल क्रैली कमीशन. डेल क्रेडिटरी कमीशन. दिस कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी. ये कमीशन भी कंसाइनर कंसाइनी को देता है टू सेव गार्ड द कंसाइनर. इसलिए देता है कि जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है, इसलिए देता है कंसाइनर सेफ रहे. सेफ किससे रहे, फ्रॉम द लॉस ड्यू टू बैड डेट. जो बैड डेट से लॉस होना है उससे क्या रहे, सेफ रहे. इफ नो डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी. अगर कंसाइनी को क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा,
लॉस ऑफ बैड डेट इज ऑफ कंसाइनर। तो जो भी लॉस हो जो पैसे मर जाते हैं उसे बैड डेट कहते हैं। तो वो सारा नुकसान किसका होगा? कंसाइनर का होगा, जब उसने डेल क्रेडिटे कमीशन नहीं दिया है कंसाइनी को। अगर दिया है, if del credit commission is allowed to consignee, then loss due to bad debt is of consignee। ठीक है, अगर कंसाइनी को कमीशन मिला है, डेल क्रेडिट कमीशन मिला है, तो सारा लॉस किसका है? कंसाइनी का। और क्या होगा? कंसाइनर हो जाएगा से। अब लॉस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो होना ही होना है, नेचुरल है। अबनॉर्मल लॉस वो होता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, और ये हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। डेफिनेशन, लॉस और डैमेज टू कंसाइनमेंट गुड्स, कोई भी नुकसान होता है कंसाइनमेंट गुड को, that is considered normal and expected during handling and transportation। हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में जो भी नुकसान होता है, जो होना ही होना होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। लॉ अब देखो, अब नॉर्मल लॉ, लॉस और डैमेज टू कंसिडर्ड गुड कंसाइंड गुड दैट इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल और मे दैट भी रिजल्ट नेग्लिजेंस, मिसहैंडलिंग और मिसफॉर्सिबल सरकमस्टांस। ठीक है, वो जो नुकसान जो गलतियों की वजह से होता है, ध्यान ना रखने की वजह से होता है, नेग्लिजेंस की वजह से होता है, मिस हैंडलिंग, हैंडल नहीं किया अच्छे से, तब होता है, उसे कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। अब एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस के एग्जांपल है जैसे माइनर ब्रेकेज, स्पॉइलेज, वियर एंड टियर। और अब नॉर्मल लॉस की एग्जांपल है थेफ्ट, फायर, मेजर ब्रेकेज। फ्रीक्वेंसी, जो नॉर्मल रोज होता है वो अक्कर रेगुलरली होता है, मीन्स थोड़े टाइम के बाद हो जाता है, और वो इनहेरिटेंट है नेचर में कि होना ही होना है। और जो अब नॉर्मल है वो इनफ्रिक्वेंसी है, मतलब वो फ्रिक्वेंसी में नहीं होता, थोड़े थोड़े समय बाद नहीं होता, वो कभी कभी होता है जब हम ध्यान नहीं देते, और वो नॉट इनहेरिटेंट है इन नेचर में। ठीक है, मैग्नीट्यूड, टिपिकली स्मॉल एंड इंक्रीमेंटल। ठीक है, जो है नॉर्मल लॉस वो छोटा सा लॉस होता है, ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होता, और क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, स्लोली स्लोली होता है। ठीक है, और जो अब नॉर्मल लॉस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब नॉर्मल लॉस में रिस्पॉन्सिबल कौन आता है? कंसाइनी। अब नॉर्मल में कंसाइनी और कंसाइनी दोनों में से कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में क्या है। लाइबल कौन है? लाइबिलिटी किसकी है? ठीक है, नुकसान हो गया, लाइबल कौन है? नॉर्मल लॉस में कोई लाइबल नहीं होता है, वो क्योंकि होना ही होना है, नेचुरल है। यूजली नो लाइबल एज इट इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल अकरेंस। अब नॉर्मल में मे बी लाइबल डिपेंड अपॉन द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट एंड कॉज द लॉस और डेंजर। ठीक है, इसमें लाइबल होता है। ठीक है, दोनों पार्टी में कोई भी हो सकता है, इसमें डिपेंड करता है कि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है और लॉस होने का रीज़न क्या है, कि गुड्स डैमेज हुई है, उसका कारण क्या है। मिटिगेशन, ठीक है, मिटिगेशन होता है किसी चीज़ का कम करना, जनरली नॉट प्रिवेंट। ठीक है, ये इससे बचा नहीं जा सकता, नॉर्मल लॉस से बचा नहीं जा सकता, बट कैन बी मिनिमाइज, कम किया जा सकता है। नॉर्मल लॉस से बचा नहीं जा सकता, पर इसे कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हैंडलिंग एंड पैकेजिंग की वजह से। प्रिवेंट थ्रू अप्रोप्रिएट मेजरमेंट। ठीक है, अब नॉर्मल रॉड को प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे? इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और केयरफुल हैंडलिंग के साथ। अब देखो इम्पैक्ट क्या होता है। जनरली डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। ज़्यादातर ये इतना इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पर। अब लॉस इम्पैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। डॉक्यूमेंटेशन, नॉर्मल लॉस के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी ऐसी। मे नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टिगेशन, ना इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है ना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। आफ्टर अब नॉर्मल लॉस में आफ्टर रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन लाइबिलिटी एंड असेस डेंजर। रिकवरी,
may not be feasible or cost effective to recovery loss. ठीक है, रिकवरी और लॉस में बी फिजिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव थ्रू इंश्योरेंस और लीगल एक्शन। जब भी कोई अबनॉर्मल लॉस होता है तो वो रिकवर किया जा सकता है, कैसे कैसे, इंश्योरेंस एंड लीगल एक्शन से। नोटिफिकेशन यूजली नॉट रिक्वायर्ड, नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती नॉर्मल लॉस में, बट अबनॉर्मल लॉस में नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड अपॉन द टर्म एंड कंडीशन कि किसको नोटिफाई करना है, कंसाइनर को नोटिफाई करना है या फिर कंसाइनी को करना है, ये एग्रीमेंट पर डिपेंड है। रिसोल्यूशन, टिपिकली रिसोल्यूशन थ्रू स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसीजर। ठीक है, ये सॉल्व किए जा सकते हैं बिजनेस के स्टैंडर्ड रूल एंड प्रोसीजर के साथ। ये भी रिसॉल्व किए जाते हैं पर इसमें लीगल एक्शन लिए जाते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एंट्री फॉर सेंडिंग गुड्स, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड sent on consignment account, entry for consigner expense, consignment account debit to cash or bank account, entry for consignee expense, consignment account debit to consignee account, entry for advance given by consignee ने दिया, कैश बैंक और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पर आपने कंसाइनी नहीं लिखना, कंसाइनी का नाम लिखना है जो भी क्वेश्चन में आएगा। नोट, when the bill is discounted with the bank, the discount should be debit to the consignment account, means cash bank, means bank account debit, discount account debit to consignee account. Fifth, entry for sale, consignee account debit to consignment account, consignee नहीं लिखना आपने, जो भी क्वेश्चन में consignee का नाम आएगा वो लिखना है। Entry for commission, consignment account debit to consignee account. Entry for collection from debtors, no entry. एंट्री फॉर बैड डेट, बैड डेट की बात है, बैड डेट हमने कमीशन में पढ़ा था ना, एक डेल क्रेडिट कमीशन दिया है और नहीं दिया है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो कोई एंट्री नहीं आएगी कंसाइनर के अकाउंट में, ये सारा का सारा लॉस किसको ट्रांसफर हो गया, कंसाइनी को, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन, अगर नहीं दिया, अब कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो इसका लॉस किस पर होगा, कंसाइनर पर, तो एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एंट्री फॉर प्राइम फाइनल प्रॉफिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री फॉर फाइनल रिमिटेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ अ कंसाइनी, एंट्री फॉर सेंडिंग गुड्स, नो एंट्री। एंट्री फॉर कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर के एक्सपेंस है तो कंसाइनी की बुक्स पे ही जाएंगे, कंसाइनी की बुक में नहीं आएंगे। एंट्री फॉर कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री फॉर एडवांस गिवन बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री फॉर सेल, कैश बैंक डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। एंट्री फॉर कमीशन, commission, consigner account debit to commission account. Entry for collection from debtor, cash or bank account debit to debtor account. Entry for bad debt, bad debt अगर प्रेजेंट है डेल क्रेडिट कमीशन और नहीं है, एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो बैड डेट का बर्डन कंसाइनर पर, कंसाइनी पर है, प्रेजेंट है ना डेल क्रेडिट कमीशन लिया है कंसाइनी पे, तो बैड डेट का बर्डन भी कंसाइनी पर होगा, तो क्या आएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अगर एब्सेंट है तो डेल क्रेडिट का, तो डेल क्रेडिट जो कमीशन है वो एब्सेंट है, तो जो बैड डेट का बर्डन है वो कंसाइनर पर आएगा, यहाँ पर एब्सेंट है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एंट्री फॉर फाइनल प्रॉफिट, नो एंट्री। एंट्री फॉर फाइनल रिमिटेंस, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें दो वर्किंग नोट बनेंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक का, एक लॉसेस का, अब नॉर्मल लॉसेस का। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डिटेल में कैलकुलेशन करके बताया गया है अगली वीडियो में जिसमें सम्स है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया गया है, यहाँ फॉर्मूला देख लो, डिटेल में उस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ समझाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक,
सबसे पहले क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक बचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस, कंसाइनर के सारे एक्सपेंस, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ही लेने हैं, रेकरिंग एक्सपेंस नहीं लेने, सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लेने हैं। ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के बारे में बताया गया कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने भी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया ना, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कौन से एक्सपेंस है जो इंक्लूड होंगे, कौन से नहीं होंगे। पहले देखो, फॉलोइंग एक्सपेंस आर कंसीडर्ड इंक्लूडिंग इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इंक्लूड होते हैं नीचे वाले एक्सपेंस, कौन कौन से, कंसाइनर के एक्सपेंस सारे होते हैं, जैसे कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग, ये कंसाइनर के एक्सपेंस है, ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगे। और कंसाइनी के सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ही इंक्लूड होंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त, जैसे कि कैरेज अप टू गो डाउन, फ्रेट अप टू गो डाउन, ऑफ ट्रेल, क्लियरिंग चार्जेस, स्टॉक ड्यू, अनलोडिंग चार्जेस एट गो डाउन। कौन कौन से एक्सपेंस नहीं इंक्लूड होंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त, फॉलोइंग एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कौन कौन से नहीं होंगे, गोडाउन रेंट, वेयर हाउस चार्जेस, डिस्काउंट, बैड डेट, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन द गोडाउन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एक्सपेंस है, ये नॉन रेकरिंग है और ये नहीं इंक्लूड होंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त और कैलकुलेशन करते वक्त। अब पढ़ते हैं दूसरा वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट है अब नॉर्मल लॉस, ये अच्छे से डिटेल में कैलकुलेशन के साथ समझाया गया है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इसका सिर्फ फॉर्मूला है, अभी आप फॉर्मूला देख लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस, उसमें प्लस करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना भी नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है कि कैसे हमें प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना है। इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, उसमें से आपने माइनस करने इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो करना है माइनस, उसे कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री कैसे डलेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट,